हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। उत्तराखंड वन दरोगा के लिए इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के टॉपिक्स को देख रहे थे। पिछली वीडियो में हमने नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, ये वाला जो है आपके सिलेबस में ये पोर्शन, इसको पूरा कवर कर लिया है। ओके, इसमें डैम्स वाला है जो बिग डैम, ये बचा हुआ है। जो मैं टॉपिक छोड़ देता हूँ वो मुझे पता होता है, क्योंकि इसे मैं अलग से करवाऊंगा। डैम वाला टॉपिक आपको अलग से कराया जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया है। ओके, तो ये हमने अभी तक कर लिया है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में। अब जो आज से जो वीडियो आएगी आपके इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें जो कोर टॉपिक है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के मुख्य जो हैं, अब हम उनको कवर करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में हम इकोलॉजी, इकोसिस्टम और टाइप ऑफ इकोसिस्टम को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसके नोट्स को आपको जरूर बनाना है, ये आपके एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इकोलॉजी, सबसे पहले इकोलॉजी देखते हैं, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी। इकोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी होता क्या है? पारिस्थितिकी जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की वह शाखा है। तो सबसे पहले जो इकोलॉजी है ये एक ब्रांच है किसकी है? बायोलॉजी के। इसलिए जो इकोलॉजी के क्वेश्चन है आपको बायोलॉजी में भी देखने को मिलता है। जो पिछली बार के जो वंदरवा के पेपर हुए थे उसमें आप देखोगे तो बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसके अंदर इकोलॉजी के क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जो इकोलॉजी है वो बायोलॉजी का ही पार्ट है, उसकी एक ब्रांच है। अब इकोलॉजी में हम क्या करते हैं? सभी जीवित प्राणियों एवं सभी अजीवित प्राणियों के बीच में जो संबंध होता है उसका अध्ययन करते हैं। ओके, जितने भी लिविंग बीइंग है और नॉन लिविंग बीइंग है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसी चीज को हम अध्ययन करते हैं, किसमें? इकोलॉजी में। ओके, पारिस्थितिकी को सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैक्कल ने 1866 में समझाया। अब आपको यहाँ से दो तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए। पहला कि इकोलॉजी को किसने समझाया, बात यहाँ पे चल रही है समझाने की। समझाया या किसने बताया? तो आंसर आएगा आपका अर्नेस्ट हैक्कल। कब बताया था इसने? 1866 में। ठीक। और अगर क्वेश्चन ऐसा है कि इकोलॉजी जो शब्द है इसको किसने दिया था या फिर इसका प्रतिपादन किसने किया था सबसे पहले, तब इसका आंसर क्या होगा? रीटर नामक वैज्ञानिक ने इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था या इकोलॉजी शब्द को गढ़ा था। ठीक, तो क्वेश्चन आपको देखना है कि क्या पूछ रहा है। कि अगर क्वेश्चन पूछा कि इकोलॉजी को किसने समझाया या किसने बताया सबसे पहले, तब तो आंसर होगा अर्नेस्ट हैक्कल। और ये पूछा जाए कि जो इकोलॉजी शब्द है ये किसने दिया, तो रीटर ने दिया। ओके, ध्यान देना है। ये इकोलॉजी का हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, जो कृषि, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, मृदा तथा जल स्रोतों से संबंधित। अभी एक एक करके हम देखते हैं आगे। ओके, अब देखिए अर्नेस्ट हैक्कल ने 1866 में समझाया क्या था वो भी देख लेते हैं। इनके अनुसार मनुष्य एवं जंतु का पर्यावरण के कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो घटक है, जो फैक्टर है, से संपूर्ण संबंध होने का अध्ययन पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी है। तो इन्होंने बोला था अर्नेस्ट हैक्कल ने 1866 में, जो मनुष्य है और जो जंतु है उनके जो पर्यावरण के जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो फैक्टर हैं, यानी कि जो जीवित और अजीवित जितने भी फैक्टर है, चाहे वो कार्बनिक है चाहे वो अकार्बनिक हो, उनसे जो उनका संबंध है, यानी कि इनका, मनुष्य और जंतुओं का, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? इकोलॉजी बोल रहे हैं। ओके, ये अर्नेस्ट हैक्कल ने समझाया था। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी क्या होता है देख लेते हैं। हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, अब देखिए एक हो गया इकोलॉजी, एक हो गया इकोसिस्टम। इकोलॉजी आपको समझ में आ गया क्या है? ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम संबंध को पढ़ते हैं, जैविक और अजैविक। इकोसिस्टम क्या होता है? हमारा पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना है, जो परस्पर क्रियाओं द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है, इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? इकोसिस्टम बोला जाता है। ओके, तो इकोसिस्टम क्या हो गया? जिसमें बायोटिक फैक्टर भी आ गए इन्वायरमेंट के, बायोटिक यानी कि जिसमें जंतु हो गया, मानव हो गया, जिसके अंदर लाइफ है, वो सब आ गए हमारे बायोटिक में। और एबायोटिक जिसके अंदर जीवन नहीं है, वो उसमें ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक हो सकता है। तो ये सारी चीजें जिसके अंदर आती है वो क्या है? इकोसिस्टम है। ओके, इकोसिस्टम। अब क्वेश्चन बनता है कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जो वर्ड है इसको सबसे पहले किसने दिया था? इकोसिस्टम वर्ड को प्रतिपादित किसने किया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा A.G. टेंसले ने इकोसिस्टम जो वर्ड है इसको प्रतिपादित किया था। और इकोलॉजी को किसने किया था?
तो रीटर ने। और इकोलॉजी को समझाया किसने था? तो अर्नेस्ट हैक्कल ने। ठीक है, 3 वैज्ञानिक बता दिया, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार बच्चे गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। ओके, तो इसका ध्यान रखना है। ओके, अब बायोटिक फैक्टर जो इकोलॉजी हमने देखा वो किससे मिलकर बना होता है? बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक फैक्टर यानी कि जो जैविक घटक है उसमें क्या क्या आ जाते हैं? वनस्पति, जानवर, मनुष्य, ये सब क्या होंगे? बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर जैसे कि जलवायु, जल, सूर्य, मृदा, ये सब क्या हो गए? हमारे एबायोटिक फैक्टर हो गए। इन सबको अभी डिटेल में देखते हैं। कंपाउंड ऑफ इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम हमने देखा ना कि बायोटिक और एबायोटिक घटकों से मिलकर बना हुआ है, तो उसके कंपाउंड क्या क्या है, उसके अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो मेनली हमने देखा कि 2 घटक पाए जाते हैं। कौन सा? एक होता है बायोटिक या फिर जैविक घटक, और एक होता है एबायोटिक यानी कि अजैविक घटक। अब फिर इसके फर्दर फिर से क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कि बायोटिक में कौन कौन से आ जाते हैं? उत्पाद यानी कि प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, और अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। ओके, फिर ये कंज्यूमर होते हैं, इसमें फिर से क्लासिफिकेशन आ जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, द्वितीय सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ओमनीवोरस कंज्यूमर। ओके, इसी प्रकार अजैविक जो घटक है, एबायोटिक है, उसमें हमने क्या क्या लिया? क्लाइमेट फैक्टर ले लिया, जलवायु से संबंधित कारक हो गए। जलवायु से क्या क्या हो सकते हैं? वायु हो सकता है, प्रकाश, जल, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या हो गए? हमारे जलवायु से संबंधित कारक हो गए, जलवायु से संबंधित फैक्टर हो गए। फिर इनऑर्गेनिक फैक्टर हो सकते हैं, इसमें ऑर्गेनिक फैक्टर हो सकते हैं। फिर ऑर्गेनिक फैक्टर को भी हमने फर्दर क्लासिफाइड किया, कौन कौन से में? ऑर्गेनिक में क्या हो सकते हैं? ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं यानी कि स्वपोषी हो सकते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक हो सकते हैं यानी कि परपोषी हो सकते हैं। फिर परपोषी जो हेटेरोट्रॉपिक है ये भी फिर फर्दर क्लासिफाइड होते हैं, मृत्यजीवी यानी कि सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, होलोजोइक, इन तीनों में। अभी सबको हम डिटेल में देखेंगे। तो एक ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको होना चाहिए, इससे क्या होता है कि याद करने में आसानी होती है। अगर आपने ये बना लिया तो याद करने में आसानी हो जाती है। अब देखते हैं एक एक करके सबको। अच्छा, एक चीज और, जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका बड़ा रूप ही पर्यावरण कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम है, उसको हमने बहुत मतलब उसका जो बहुत बड़ा रूप होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। ओके, लाखों छोटे छोटे पारिस्थितिक तंत्र को मिलाकर ही पर्यावरण का निर्माण होता है ना। इन तंत्रों को प्रभावित होने के कारण पर्यावरण में बदलाव होता है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को ही इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गया? देखिए, इकोलॉजी तो एक ब्रांच हो गया, इकोलॉजी क्या हो गया? एक ब्रांच, और इसके अंदर आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के भी अध्ययन को हम क्या बोल सकते हैं? इकोलॉजी बोल सकते हैं। अब जो इसके फैक्टर हैं, जो घटक है, जैविक और अजैविक घटक, उसको हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं जैविक घटक। देखिए, जैविक घटक या फिर बायोटिक कंपोनेंट, देखिए क्या क्या होते हैं। जैविक घटकों के अंतर्गत सभी जीवित प्राणियों को रखते हैं। जितने भी जीवित प्राणी जिसमें भी लाइफ है वो सब आ जाएंगे जैविक घटक में, बायोटिक कंपोनेंट में। ये एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं एवं भोजन चक्र का निर्माण करते हैं, फूड चेन का निर्माण करते हैं। अभी आगे देखेंगे हम फूड चेन वगैरह ये सब। जैविक घटकों को 3 भागों में फिर से कैटेगराइज किया गया है। जो बायोटिक फैक्टर है उसको भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है? उत्पाद यानी कि प्रोड्यूसर, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर, और अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रोड्यूसर यानी कि उत्पाद। वे पेड़ पौधे हरे, ध्यान देना है हरे क्यों? अगर हरे होंगे तभी ये अपना खाना बना पाएंगे। प्रोड्यूसर मतलब कि जो प्रोड्यूस करते हैं और जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ओके, ये अपना खाना स्वयं बनाएंगे और ये जो खाना बनाएंगे इससे जो बाकी जो जीवित प्राणी है उनको लाभ मिलेगा। तो वे पौधे या फिर बोल सकते हैं वे हरे पौधे जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, वे स्वयं क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं और जीवों के भरण पोषण में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि जो बाकी जो जीव है उनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं। क्योंकि ये सीधे अजैविक स्रोतों से अपना भोजन तैयार करते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक उत्पाद बोलते हैं। अब इनको प्रोड्यूसर बोल क्यों रहे हैं? प्रोड्यूसर इसलिए बोलते हैं या उत्पाद हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये किसी दूसरे जीवित प्राणी से अपना भोजन नहीं ले रहे हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं अपना भोजन? ए बायोटिक फैक्टर, जैसे कि सूर्य हो गया, सूर्य की किरण से, पानी हो गया, इन सब मिट्टी से, इन सब से ये अपना खाना बना रहे हैं, इसलिए इनको बोल रहे हैं प्रोड्यूसर। उत्पाद खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में सबसे टॉप पर होते हैं। जो फूड चेन होता है उसमें सबसे ऊपर कौन होगा? उत्पाद यानी कि प्रोड्यूसर होगा। और अपना भोजन प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। इसकी ये प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है?
कार्बन डाइऑक्साइड की 6 मात्रा प्लस पानी की 6 मात्रा, क्लोरोफिल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्या बना देगा ये ग्लूकोज C6H12O6, और साथ में क्या निकलता है ऑक्सीजन, जो कि प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। ठीक, प्रोड्यूसर हो गया। अब दूसरे क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, यानी कि उपभोक्ता। तो ऐसे जीव जंतु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, ऐसे जीव जंतु जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधे यानी प्रोड्यूसर पे जो निर्भर रहते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। अब ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, तो होता है प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर देखिए, ये उपभोक्ता जो सीधे हरे वनस्पतियों से भोजन के रूप में अपना जो भोजन लेते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट सीधे पेड़ से अपना भोजन ले रहे हैं, हरे पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। और ये क्या होंगे, फिर शाकाहारी होंगे, हर्बीवोरस होंगे। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट ये क्या ले रहे हैं, पेड़ से ले रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, गाय हो गया, खरगोश, बकरी, कीड़े मकोड़े ऐसे जो पत्ती खाते हैं, क्या हो गए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। ये क्या होंगे, हर्बीवोरस होंगे, यानी कि शाकाहारी होंगे और डायरेक्ट सीधे अपने वनस्पति से अपना जो भोजन है वो ग्रहण करेंगे। ठीक, दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर या बोलेंगे द्वितीय उपभोक्ता। ये क्या होते हैं, ऐसे उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में, अब इन्होंने खाया पेड़ से, अब जो इनको खाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मांसाहारी हो जाएगा, कार्निवोरस हो जाएगा, क्योंकि ये जीव को खा रहा है। तो ये क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। और किनको खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। ठीक, ये क्या क्या हो जाएंगे, मेंढक हो गया, जैसे मछली, शेर, गीदड़, लोमड़ी, ये सब हो गया। अब जब फूड चेन पढ़ेंगे ना उसमें तो क्लियर ही हो जाएगा आपको। थर्ड, टर्सरी कंज्यूमर। देखिए, टर्सरी कंज्यूमर ऐसे उपभोक्ता जो अन्य मांसाहारी प्राणियों को मारकर खाते हैं। तृतीय उपभोक्ता अथवा उच्च मांसाहारी, टॉप कार्निवोरस। अब ये क्या है, इन्होंने तो खाया, जो सेकेंडरी वाले थे उन्होंने खाया प्राइमरी वाले को, शाकाहारी को खाया इन्होंने। ये जो पहले से कार्निवोरस है उनको भी खा जाते हैं। ओके, तो जो कार्निवोरस है उनको भी खा रहे, तो इसलिए इनको टॉप कार्निवोरस बोला जा रहा है। उदाहरण के लिए मोर, बाज, ये दोनों सांप को खा जाते हैं, एवं सांप मेंढक को खा जाता है। फूड चेन में हम पढ़ेंगे ऐसे क्या किया कि सांप ने क्या किया, मेंढक को खा लिया, तो सांप क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ठीक, और फिर सांप को इन्होंने खा लिया, मोर ने खा लिया या बाज ने खा लिया, तो ये क्या हो गया, टर्सरी कंज्यूमर या फिर टॉप कार्निवोरस हो गई है। ठीक, फिर आता है इसके ऊपर क्वाड्रेटरी कंज्यूमर या फिर बोलेंगे चतुर्थ उपभोक्ता। इसको ऐसे उपभोक्ता जो वनस्पति एवं जंतु दोनों का भोजन के रूप में भक्षण करते हैं। अब ऐसे भी होंगे जो मांस भी खाते हैं और जो घास फूस है वो भी खाते हैं, यानी कि जो वनस्पति है उससे भी अपना भोजन लेते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटरी कंज्यूमर या फिर ओमनिवोरस। ओमनिवोरस यानी कि सर्वाहारी, जो मांस भी खाते हैं और वनस्पति भी खाते हैं, उनको बोलते हैं सर्वाहारी। ये हो गए हमारे चतुर्थ उपभोक्ता। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य हो गया, मनुष्य मांस भी खाता है और जो घास फूस या फिर बोले वनस्पति से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो भी खाता है। भालू इसका एग्जाम्पल हो। ठीक, तो हम बायोटिक देख रहे हैं, जैविक घटक देख रहे हैं। उसमें पहला क्या था, प्रोड्यूसर था, जो प्रोड्यूस करता है खाना, जिसमें क्या आते हैं, वनस्पति हो गए, हरे भरे पेड़ हो गए। दूसरा क्या था, कंज्यूमर। कंज्यूमर हमने 4 टाइप के देखे। ओके, अब तीसरे होते हैं अपघटक। अपघटक यानी कि डीकंपोजर, ऐसे सूक्ष्म जीव जो मल एवं मृत शरीर को सड़ा गलाकर सरल कार्बनिक तत्वों में तोड़कर उन्हें प्रकृति में पुनः CO2, N2, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन आदि के रूप में मुक्त कर देते हैं। ये जीव प्रकृति को साफ सुथरा बनाए रखते हैं और इसलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रकृति के सफाई कर्मचारी या फिर नेचुरल स्कैवेंजर। ओके, नेचुरल स्कैवेंजर भी बोला जाता है क्योंकि ये प्रकृति को साफ सुथरा रखते हैं। जो इसमें जीव मर गए, उनके शरीर सड़ने गलने लग जाते हैं, तो उन शरीर को ये क्या करते थे, छोटे छोटे ऑर्गेनिक तत्वों में तोड़ देते हैं और उनको तोड़ के क्या बना दिया जाता है, CO2 बना दिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, ये सब बना के मिट्टी में मिला दिया या जो भी वातावरण में मिला दिया। इससे क्या होगा कि जो वातावरण है उसकी सफाई हो गई एक प्रकार से, है ना। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रकृति की सफाई कर्मचारी या फिर नेचुरल स्कैवेंजर बोला जाता है। उदाहरण के लिए क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए यानी फंजाई हो गए, ये सब क्या है, डिकम्पोजर है। ठीक, अब आगे देखते हैं, ये हो गए हमारे बायोटिक फैक्टर्स या फिर बायोटिक कंपोनेंट। अब आगे देखते हैं हम एबायोटिक।
एबायोटिक 3 भागों में तोड़ा जा सकता है। एक हो गया क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक, फिर हो गया ऑर्गेनिक। ठीक, तीनों को देख लेते हैं एक एक करके। पहले देखते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक जो हम क्लाइमेट से हमें मिल रहा है क्या क्या, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाली ऊर्जा विभिन्न माध्यम से संचित होकर वायु, प्रकाश, जल, ताप, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी आदि को प्रभावित करती है और इसके कारण ही हमारी जलवायु में परिवर्तन आ जाता है। जलवायु परिवर्तन एक प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या आ गया, सूर्य का प्रकाश आ गया, वायु, ताप हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब क्या हो गया हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर हो गए। जो क्लाइमेटिक फैक्टर में चेंजेस होता है इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, फिर इकोसिस्टम पे पड़ता है। ओके, अगर बहुत ज्यादा मान के चले बहुत ज्यादा ताप है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उस इकोसिस्टम में जो जैविक कंपाउंड है या फिर बोले हम जो बायोटिक कंपाउंड है उनका जीवित रहना मुश्किल नहीं हो जाएगा टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण। तो ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर है ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इसको अफेक्ट करते हैं इकोसिस्टम को। ठीक, दूसरा देखिए इनऑर्गेनिक फैक्टर। वायुमंडल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लवण, सॉल्ट हो गए, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मिनरल्स, ये सभी प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। इनके बिना जीवन असंभव है। ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन, खनिज, मिनरल्स, ये सब चाहिए जीवित प्राणी को, तो इनके बिना तो जीवन असंभव है ही, बिल्कुल सही। अब थर्ड देखिए इसमें ऑर्गेनिक फैक्टर यानी कि कार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक देखिए इसके अंतर्गत ऐसे पदार्थ आते हैं जो जीवों एवं वनस्पति की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या हो गए ऑर्गेनिक मैटर हो गए। और ये क्या करेंगे, जो जीव है और जो वनस्पति है उनको क्या पोषक पदार्थ देंगे, जिससे उनका क्या होगा डेवलपमेंट होगा, उनका विकास होगा। ओके, अब आगे देखिए कि सभी खाद्य श्रृंखला फूड जो चेन होती है, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। फूड चेन में जैविक और अजैविक घटक मिलकर पारिस्थितिक तंत्र को सुचारू रूप से चलाते हैं। ये जो फूड चेन है उसमें बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट है या फिर जो फैक्टर है वो मिलकर उस सिस्टम इकोसिस्टम को चलाते हैं। परंतु कार्बनिक पदार्थ जो कि प्रत्येक जीव को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है, उनको ऊर्जा प्रदान करती है, इनको पोषक तत्व प्रदान करती है, के माध्यम से जीवों की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो 2 भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन से, तो एक हो गया ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी जीव और दूसरा हो गया परपोषी जीव यानी कि हेटेरोट्रॉपिक। ओके, तो ये सब आपको पता ही होगा। वैसे ऑटोट्रॉपिक क्या होता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि जो स्वपोषी अपने भोजन के लिए किसी भी जैविक घटक पर निर्भर नहीं करते। जैसे हमने क्या देखा, जो पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर नहीं होते, तो ये क्या हो गया स्वपोषी हो गया यानी ऑटोट्रॉपिक हो गए। ये स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अतः ये मूल उत्पादक प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहलाते हैं। अभी ऊपर देख लिया हमने, उदाहरण क्या हो गया इसके, पौधे हो गए, पेड़ पौधे, वनस्पति। फिर हेटेरोट्रॉपिक जो अपना भोजन के लिए किस पे निर्भर रहेंगे, स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहेंगे। यानी जो हेटेरोट्रॉपिक है वो किस पे डिपेंड रहते हैं, ऑटोट्रॉपिक पर डिपेंड रहते हैं, तथा उनके द्वारा प्राप्त फल, फूल, जड़, तना आदि को भोजन के रूप में एवं अन्य जीवों का भक्षण करते हैं हेटेरोट्रॉपिक अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, अब किसके भोजन के लिए या तो ऑटोट्रॉपिक पर निर्भर रहेंगे या फिर दूसरे जीवों पर निर्भर रहेंगे, उनको मार के खाएंगे। ठीक, अब जो हेटेरोट्रॉपिक होता है, हेटेरोट्रॉपिक को भी हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से, एक हो गया सेप्रोफाइट, फिर हो गया पैरासाइट, फिर हो गया होलोजोइक। सेप्रोफाइट क्या होता है ये पूछे जाते हैं। देखिए ऐसे सभी जीव मृत पौधे एवं जीवों को भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, बैक्टीरिया इसका उदाहरण है। तो ऐसे जीव जो पौधे या फिर जो जीव मर गए उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसी को बोलते हैं सेप्रोफाइट या फिर मृतजीवी। ओके, उदाहरण के लिए क्या है, बैक्टीरिया जो जीव मर जाते हैं या पौधे मर जाते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है पैरासाइट यानी कि परजीवी। ऐसे जीव अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि जोंक हो गया या जू हो गया, या तो उसके शरीर के ऊपर रहेंगे या शरीर के अंदर रहेंगे, तो वो होता है पैरासाइट। जैसे जू हो गया, जू क्या होता है शरीर के बाहर रहता है, हमारे सिर पर रहता है और वो अपना भोजन वहीं से ग्रहण करता है। जोंक इसी प्रकार जोंक हो गया, जो जीव हो गया उसके शरीर में चिपक के उसका जो खून होता है वो पीता रहता है, ये हो गया पैरासाइट के एग्जाम्पल। फिर होता है होलोजोइक क्या होता है, ऐसे होलोजोइक या फिर संभोगी बोलेंगे इन्हें, ऐसे जीव जो वनस्पति एवं अन्य जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी कि एक तो जो वनस्पति हो गया, पेड़ पौधे हो गए, उनसे जो हमें फल फूल जो प्राप्त हो रहा है उसको भी खाते हैं और साथ में क्या एनिमल्स को भी खाते हैं या फिर अन्य जो जीव है उनको भी खाते हैं, उनको बोलते हैं होलोजोइक, जैसे कि इंसान, मानव।
ठीक, तो एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, बस ये आपको फ्लो डायग्राम है, ये आपको याद होना चाहिए, इसी में सब कुछ है, यही बनाना है आपको, ज्यादा नोट्स में ज्यादा कुछ नहीं बनाना। हमने देखा जो इकोसिस्टम है दो घटकों से मिलकर बना है, कौन कौन सा, बायोटिक और एबायोटिक। फिर बायोटिक में तीन हम उसके क्लासिफिकेशन करते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। फिर जो कंज्यूमर होता है वो भी चार टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ऑमनीवोरस हो गया है, ठीक है। फिर जो एबायोटिक होते हैं कंपोनेंट, उसमें फिर तीन क्लासिफिकेशन आ जाता है, कौन कौन सा, क्लाइमेट फैक्टर और इनऑर्गेनिक फैक्टर और ऑर्गेनिक फैक्टर। फिर जो ऑर्गेनिक फैक्टर होता है ये फिर डिवाइड हो जाते हैं ऑटोट्रॉपिक में, जो खाना अपना खुद से बनाते हैं, ठीक, और हेटेरोट्रॉपिक जो खाने के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक। यानी पोषण की बात कर रहे हैं ना, पोषण हमने देखा ना, पोषण किससे मिलता है, खाने से मिलता है, ठीक। फिर जो हेटेरोट्रॉपिक होता है फिर ये डिवाइड हो जाते हैं किस किस में, मृत्यजीवी, परजीवी और समभोगी, होलोजोइक में, ठीक। ये हो गया इसके टाइप। तो ये हो गया आपका इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट या फिर फैक्टर। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। अभी तक तो आसान आसान चल रहा था, अब यहां से थोड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नाम से पता चला, नेचुरल वाला क्या होगा, जो प्रकृति ने स्वयं से बनाया होगा, और आर्टिफिशियल क्या होगा, जो इंसान ने बनाया होगा। तो देखिए प्राकृतिक जो नेचुरल इकोसिस्टम है, भूमि पर देखिए कौन कौन से होते हैं, जो सतही होते हैं, टेरेस्ट्रियल होता है, जंगल, रेगिस्तान, चारागाह। फिर जल में कौन कौन से होते हैं, तालाब हो गया, नदी, झील, ये सब क्या है, प्राकृतिक इकोसिस्टम है। फिर दूसरा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल ऐसे इकोसिस्टम जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते, जैसे कि जो जलाशय है जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है, बांध हो गया, डैम हो गए, ये मानव निर्मित तालाब हो गया, जो पॉन्ड्स हो गए, ये सब क्या हो गए, आर्टिफिशियल हो गए, जो मानव ने बनाया। तो अभी इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स को। देखिए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, फिर से एक फ्लो चार्ट है, इसको आपको याद करना है। देखिए इसमें क्या, एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, या फिर इसमें भी हम दो कैटेगरी पहले इसमें टूटेगा टाइप ऑफ इकोसिस्टम में। अभी जैसे ऊपर देखा, पहला नेचुरल, ठीक है, फिर दूसरा हो गया हमारा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, ठीक। फिर नेचुरल के अंदर ये सब आएंगे, नेचुरल के अंदर ये सब आएंगे, नेचुरल के अंदर फिर दो टुकड़े हो जाएंगे इसके, एक्वेटिक यानी कि जलीय परितंत्र और टेरेस्ट्रियल यानी कि सतही वाला, सतही पारिस्थितिक तंत्र। तो एक्वेटिक के अंदर ये जो जलीय वाला, फिर उसके अंदर फिर दो टुकड़े हो जाएंगे इसके, एक होता है फ्रेश वाटर वाला, ओके, और दूसरा होता है मरीन इकोसिस्टम यानी कि जो समुद्री जल वाला होता है। फ्रेश वाला उसमें होता है लैंटिक, लोटिक और वेटलैंड। लैंटिक और लोटिक, इससे पिछली बार वन दरोगा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। जो पहला वाला जो होता है सीबीटी वाला, ओके, उसमें 18 शिफ्ट में 18 के 18 शिफ्ट में क्वेश्चन आया था यहाँ से, ओके, लैंटिक और लोटिक का। फिर मैरीन इकोसिस्टम होता है इसमें, ये सब अभी हम आगे देखेंगे एक एक करके। फिर टेरेस्ट्रियल में देखिए सतही वाले में, इसमें कौन कौन सा आता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ जाता है, ग्रासलैंड, माउंटेन और डेजर्ट यानी कि मरुस्थलीय इकोसिस्टम। देखते हैं एक एक करके सबको। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल, आपको समझ में आ गया, ये सब नेचुरल के पार्ट है। तो पहला इसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम या फिर जलीय पारिस्थितिक तंत्र। दिस इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ वाटर एज अ मेन हैबिटेट। तो जो इसमें क्या होगा, जो रहने का आवास क्या है, इसमें जल है, पानी है इस वाले इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम क्लासिफिकेशन, इसके क्लासिफिकेशन है, देखिए कौन कौन से अभी हमने ऊपर देखे, दो होता है, कौन कौन सा, एक होता है फ्रेश वाटर और एक होता है मरीन वाला यानी कि जो समुद्री वाला होता है। फ्रेश वाटर यानी कि मीठे पानी का पारिस्थितिक तंत्र है। इसमें फिर तीन होते हैं इसके, कौन कौन सा होता है, लोटिक, लैंटिक और वेटलैंड। लोटिक, लोटिक का मतलब होता है, याद रखना है आपको, मूविंग लाइक अ रिवर, जो बहता हुआ है, ठीक है, जो बह रहा है वो होता है लॉटिक में। और लैंटिक वाला होता है जो पानी रुका हुआ है, जैसे कि तालाब हो गया, जहां पानी रुका हुआ है वो हो गया लैंटिक में, ठीक है, समझ में आ गया। एक्वाटिक इकोसिस्टम, इसमें मेन क्या होगा, पानी होना जरूरी है। जीव जो है इसमें, जीव या फिर अजैविक जो घटक है कहाँ रहेंगे, पानी में रहेंगे। अब पानी भी तो दो टाइप का हो सकता है ना, कि एक बहता हुआ पानी हो गया जैसे कि नदी हो गया, धाराएं हो गई, जल धाराएं, ये सब क्या हो गई, बहता हुआ पानी है। तो अगर जो बहता हुआ पानी में इकोसिस्टम है तो उसको बोलते हैं लॉटिक, और अगर पानी रुका हुआ है तो उसको बोलते हैं लैंटिक। बस इतना याद रखना है आपको। लॉटिक का एग्जांपल क्या हो गया, नदी हो गया, धाराएं हो गए, झरने हो गए, ये सब क्या हो गए, लॉटिक। लैंटिक में क्या हो गया, पूल्स हो गए, जलाशय हो गए, ओके। दिस इकोसिस्टम सैलिनिटी इज लेस देन 5 ppt, जो
5 पार्ट्स पर 1000 है, उससे कम होना चाहिए इसमें लवणता। लवणता यानी कि जो इसका खारापन है वो 5 पीपीटी से कम होना चाहिए। ओके, 5 पीपीटी से कम होना चाहिए लैंटिक का। अब तीसरा जो इसमें टाइप होता है वो होता है वेटलैंड। वेटलैंड इकोसिस्टम। वेटलैंड इकोसिस्टम आर इंटरमीडिएट इकोसिस्टम बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड वाटर हैबिटेट। तो देखिए, जो वेटलैंड होता है इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती। इधर तो जैसे पानी है कोई, इसके अंदर एक इकोसिस्टम है, फिर इधर जंगल हो गया, जंगल में है, और इनके बीच में होता है ये वेटलैंड। यानी इसमें पानी भी होगा और जमीन भी होगा, सतह भी होगी और जल भी होगी, तो ये होता है वेटलैंड। ओके, जैसे इसका एग्जांपल फ्लड प्लेन, जहाँ पे जैसे बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आने के बाद जो बचता है तो वहां पे जो इकोसिस्टम बनता है वो वेटलैंड बनता है, यानी हम पानी भी होता है और सतह भी होता है। लिटोरल, लिटोरल यानी कि जो किनारा हो गया, नदी का किनारा हो गया, ये सब उसके आसपास जो इकोसिस्टम होता है वो वेटलैंड होता है। इट इज अ लैंड एरिया दैट इज सैचुरेटेड विद वाटर आइदर परमानेंटली और सीजनली। इसमें जो पानी है वो हमेशा भी हो सकता है और सीजनली भी होगा, यानी कि बारिश के टाइम पे इस पे पानी भर जाएगा, वैसे ये सूखा रहेगा। ठीक, ये लिखा हुआ है आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र स्थलीय और जलीय आवास के बीच मध्यवर्ती पारिस्थितिक तंत्र है, जैसे कि बाढ़ का मैदान, किनारा हो गया। यह भूमि क्षेत्र है जो जल से संतृप्त रहता है, चाहे वह स्थायी रूप से हो या मौसमी रूप से हो। ओके, अब जो वेटलैंड होता है उसके भी 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मार्शी। मार्शी यानी कीचड़ युक्त, सबका मतलब एक ही है जितने भी नीचे। मार्शी हो गया, स्वैम्प हो गया, बॉग, फर्न, सब कीचड़ से संबंधित है, कीचड़ ही बोलेंगे सबको हिंदी में ऐसे। तो देखिए 4 टाइप होते हैं। सबसे पहले मार्शी देख लेते हैं। मार्शी यानी कि कीचड़ युक्त बोल रहे हैं इसको। इसमें हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं। हर्बेशियस प्लांट्स उनको बोला जाता है जिनमें लकड़ी नहीं होती है। ऐसे प्लांट जिनमें लकड़ी नहीं होती, मतलब उसको आप जला नहीं सकते, उसका कोई यूज नहीं है। जैसे कि घास हो गया, घास, घास में लकड़ी नहीं होती ना, तो ये क्या हो गया? हर्बेशियस प्लांट हो गया। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैंग्रोव, जो कीचड़ युक्त भूमि में ये ग्रो करते हैं, बिकॉज रूट डू नॉट गेट इनफ एयर टू ब्रेथ, दे ग्रो आउट ऑफ द सोइल। ये मैंग्रोव की पहचान यही है कि जो इसका पौधा है उसकी जड़ ना सतह पर रहती है। जड़ सतह पर रहती है। सतह पर क्यों रहती है? क्योंकि इसको ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? जड़ से लेता है, तो इसलिए ऊपर आ जाता है। अगर जमीन के अंदर रहेगा मैंग्रोव तो वहां से पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं ले पाएगा सांस लेने के लिए, इसलिए इसकी जड़ें क्या होती है? ऊपर रहती है, सतह के ऊपर रहती है। ओके, तो ये होता है मैंग्रोव। मैंग्रोव इसका एग्जाम्पल हो गया आपका मार्शी का। फिर होता है स्वैम्प। स्वैम्प, दीज आर वेटलैंड इन फॉरेस्ट। जो जंगल के अंदर जो दलदली भाग है उसको बोला जाता है स्वैम्प। द वाटर इज एदर स्लो मूविंग और स्टिल। तो इसके अंदर जो पानी है वो धीरे धीरे बहता होगा या फिर ना भी बहता होगा, स्टिल रहता होगा, तो ये होते हैं हमारे स्वैम्प। ओके, ये जंगल में स्थित गीली भूमि होती है, पानी या तो धीरे धीरे बहता है या स्थिर रहता है। एग्जाम्पल देखिए, वेटलैंड फॉरेस्ट इंक्लूड लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट कैन बी फाउंड अलोंग द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एज वेल एज द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो स्वैम्प होता है, वेटलैंड, ये कहाँ पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसके किनारों पे पाया जाता है। ठीक है, लिटोरल मैंने बताया ना, किनारा, किनारों पे पाया जाता है। और साथ में गंगा और ब्रह्मपुत्र है जो जहाँ पर डेल्टा बनाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये जो जो 2 नदियां ये डेल्टा बनाती है, तो ये जो डेल्टा वाला एरिया है यहीं पे ये पाए जाते हैं स्वैम्प। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थर्ड टाइप है बॉग। बॉग इसका मतलब भी दलदली होता है। इट इज टाइप ऑफ लैंडफॉर्म वेयर पीट। पीट क्या होता है? वेजिटेशन दैट हैज पार्शली डिकम्पोज्ड। देखिए, ऐसा वेटलैंड जहां पर पीट, पीट आपने कोयले का टाइप पढ़ा है ना, पीट, इसमें क्या होता है? आंशिक रूप से विघटित वनस्पतियां होती है, पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हुई होती है, तो इसी को बोला जाता है बॉग। ओके, साथ में क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं और पोषक तत्वों की कमी वाली सतही जल भी होता है। इसके अंदर पोषक तत्व भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसका भूमि रूप गुंबद की तरह होता है। अब जो इसका भूमि होता है ऐसे ऊपर की साइड निकला रहता है, ये जहां पे भी ये होगा, इसलिए इसको बोग बोला जाता है। यह क्षेत्र के भूभाग के ऊपर उठा रहता है। ठीक है, जब गुंबद बना रहेगा ऊपर ही उठा है। यह एक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोग कैसे काम करता है? कार्बन सिंक के रूप में काम करता है और अधिकांश जल वर्षा से प्राप्त करता है। इसके अंदर जो पानी आता है किससे आता है? जल वर्षा से आता है। ये कैसे काम करता है? कार्बन सिंक के रूप में काम करता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल की बात करें, मायर।
मायर मतलब कि वेटलैंड विदाउट फॉरेस्ट कवर डोमिनेटेड बाय पीट फॉर्मिंग प्लांट। मायर बोला जाता है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर ना हो, यानी जंगल ना हो, और इसमें जो भी प्लांट होंगे वो कौन होंगे, पार्शली डिकम्पोज होंगे, जिसको हमने क्या बोला, पीट बोला। तो इसके अंदर ज्यादातर क्या होते हैं, पीट फॉर्मिंग प्लांट होते हैं, जिनसे पीट बन जाता है, आंशिक रूप से विघटित वनस्पतियां होती है। इसमें फॉरेस्ट कवर नहीं होता है। देयर आर टू टाइप्स, इसके भी दो टाइप होते हैं। ये मायर के दो टाइप होते हैं, एक होता है फर्न और एक होता है बॉग। फर्न को भी देखते हैं अभी, लास्ट जो टाइप है इसका, देखिए फर्न। इट इज एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन सिंस इट इज नरिश्ड बाय बोथ ग्राउंड वाटर एंड रेनफॉल। तो ये अम्लीय भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड वाटर से भी इसके पास पानी आता है और जो वर्षा का जल होता है उससे भी पानी आता है, दोनों से आता है पानी। जबकि जो बॉग है, बॉग हमने पढ़ा, उसमें सिर्फ कहाँ से आता है, वर्षा के जल से पानी आता है, इसमें दोनों से आता है पानी। इट इज ए जनरली मिनरल रिच, अब इसमें खनिजों की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह ठंडे क्षेत्रों की विशेषताएं रखता है, जैसे कि पश्चिम यूरोप में पाया जाता है, तो ये ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। ओके, फर्न देखिए, फर्न दिखने में कुछ ऐसा होता है, ये होता है फर्न। फर्न, ओके, ये फर्न बोलते हैं इसको। अब फर्न जो फॉरेस्ट होते हैं उसके कुछ एग्जांपल होते हैं, देखिए जैसे कि साउदर्न मेडन हेयर फर्न, जाइंट फर्न, बर्ड्स नेस्ट फर्न, बास्केट फर्न, हार्ड टंग फर्न, लेडी फर्न, जापानीज पेंटेड फर्न, ये सब क्या है, फर्न के एग्जांपल। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं अपने टॉपिक्स को। ये तो थे फ्रेश वाटर वाले। अभी जो हमने जितने भी पारिस्थितिक तंत्र देखे वो थे फ्रेश वाटर वाले। अब देखते हैं मरीन इकोसिस्टम या फिर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। ओशन कवर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। तो 3/4 जो भूमि है समुद्र से ही ढका हुआ है, पृथ्वी का पता है सबको। बोथ द ओशन एंड द कोस्टल इकोसिस्टम आर इंक्लूडेड इन इकोसिस्टम। सैलिनिटी इन दिस हैबिटेट इज मोर देन 35 ppt, 90% सोडियम क्लोराइड। तो इसमें जो लवणता है कितनी होती है, 35 ppt से अधिक होती है समुद्रों में, और सबसे अधिक मात्रा में। और ये लवणता किसकी वजह से होती है, तो सोडियम क्लोराइड की वजह से होती है। ठीक, आगे तो देखिए एस्चुरी, एस्चुरी इसी के अंतर्गत आता है। एस्चुरी होता क्या है, पूछा जाता है बार बार। तो एस्चुरी देखिए, जैसे ये समुद्र है और यहाँ से एक नदी आ रही है बहते हुए, ये समुद्र में मिलती है। तो अब नदी क्या है, देखिए नदी में फ्रेश वाटर है जिसकी लवणता कम है, और जो समुद्र है इसमें क्या है, खारा जल है इसके अंदर। अब जहां पे ये मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मिले, यहाँ पे क्या होगा, फ्रेश वाटर और जो ये खारा जल है इन दोनों मिक्स होंगे। ठीक है, तो जो ये एरिया बना जहाँ पे फ्रेश वाटर और जो खारा जल है समुद्र में मिलता है, उसी को बोला जाता है एस्चुरी। ठीक है, इन एस्चुरी साल्ट वाटर फ्रॉम ओशियन एंड द फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर मिक्स। साल्ट वाटर, समुद्र से साल्ट वाटर आया और फ्रेश वाटर कहाँ से आया, रिवर से मिक्स हुआ ड्यू टू द एक्शन ऑफ टाइड व्हेन कंपेयर टू द नियर बाय रिवर और सी। एस्चुरी आर मच मोर प्रोडक्टिव। केवल नदी, केवल समुद्र या एस्चुरी, इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कौन सा होगा, तो वो होता है एस्चुरी। एस्चुरी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है तीनों में। मैंग्रोव एंड कोरल रीफ आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। जो एस्चुरी के अंदर ही ये मैंग्रोव और कोरल रीफ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मरीन इकोसिस्टम। अब देखते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, या फिर बोलेंगे हम स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। एन एस्टिमेटेड 148 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 29% ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन अप बाय टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक, 70% तो उसने ले लिया समुद्र ने, और 30% आ गया स्थलीय हमारे पास। ठीक, दे कवर वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट इंक्लूडिंग आई, सी, पोलर रीजन, ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसके अंदर जो हैबिटेट होते हैं, जो आवास होते हैं, उसमें बर्फ वाले क्षेत्र भी आ गए, सूखे रेगिस्तान भी आ गए, जंगल आ गए, इसमें वर्षा वन आ गई, ये सब आ गए इसमें टेरेस्ट्रियल में। ठीक है, इकोसिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टेरेस्ट्रियल लैंड इकोसिस्टम एंड नॉन टेरेस्ट्रियल लैंड इकोसिस्टम कैटेगराइज्ड बाय देयर जियोग्राफिकल लोकेशन। द 3 नॉन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर एक्वाटिक, मरीन एंड वेटलैंड। ठीक है, देख लिया हमने। Where the 5 main terrestrial ecosystem are desert, forest, grassland, taiga, tundra। taiga और tundra दोनों माउंटेन वाले में आ जाते हैं। अभी ऊपर देखा था ना हमने, जो चार्ट देखा था, चार्ट में क्या था, एक था टेरेस्ट्रियल स्थलीय और एक था एक्वाटिक यानी जलीय। जलीय वाले में हमने क्या क्या देख लिया, फ्रेश वाटर वाला देख लिया,
ठीक है, फिर हमने देख लिया वेटलैंड देख लिया, फिर हमने क्या देख लिया, ये मरीन वाला, समुद्री वाला। अब टेरेस्ट्रियल में 5 होते हैं टोटल। कौन कौन से होते हैं? डेजर्ट वाला हो गया, रेगिस्तान हो गया, फॉरेस्ट हो गया यानी जंगल हो गया, फिर ग्रासलैंड जो घास के मैदान हो गए, फिर एक होता है हमारा माउंटेन वाला। ओके, माउंटेन। तो टोटली कितने, 1 2 3 4 ये होते हैं टेरेस्ट्रियल वाले। ठीक, इन चारों को अब देखते हैं। ये ऊपर वाले तो एक्वेटिक वाले हमने देख लिया, जल वाले। अब हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थल वाले। देखिए, सबसे पहले देखते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया, तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको अगर देखना है तो आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। फॉरेस्ट वाले में देखिए सबसे ऊपर पाए जाते हैं टुंड्रा और टैगा। टुंड्रा और टैगा, इसमें फ्लोरा और फौना ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, तो यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ये आप पढ़ सकते हैं। मैं आगे मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं, ये करवाया हुआ मैंने आपको ऑलरेडी। जो फॉरेस्ट्री के टॉपिक थे उसमें मैंने आपको ये करवाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आप स्किप कर रहा हूँ इसको। आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रास लैंड वाला इकोसिस्टम। घास भूमि, जो घास के मैदान होते हैं उसका जो पारिस्थितिक तंत्र है वो देखिए। 10 से लेके 25% जो अर्थ का सरफेस है वो जो ग्रासलैंड वाला इकोसिस्टम है उससे मिलकर बना है। इट कैन बी फाउंड एरिया विद द एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 15 से लेके 75 सेंटीमीटर। ये पाया जाता है उन क्षेत्रों में जहाँ जो वार्षिक वर्षा जो होती है 15 से 75 सेंटीमीटर तक होती है, वहां पे पाया जाता है। विच इज मोर देन द प्योर डेजर्ट बट नॉट इनफ टू सपोर्ट अ फॉरेस्ट। जो एक शुद्ध रेगिस्तान से अधिक है, मतलब एक रेगिस्तान से तो अधिक है, ये जो वर्षा है बहुत कम है, तो इतनी भी कम नहीं है कि रेगिस्तान बन जाए और इतना भी ज्यादा नहीं है कि एक जंगल बना दे, तो इसलिए क्या बन जाते हैं, घास के मैदान बन जाते हैं। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड दीज आर नोन बाय मैनी नेम। अब वर्ल्ड में, इस दुनिया में इन घास के मैदानों को अलग अलग नाम से जाना जाता है और ये पूछा जाता है एग्जाम में, पिछली बार भी पूछे गए थे। जैसे स्टेपीज, स्टेपीज कहाँ बोला जाता है, यूरोप में और एशिया में क्या बोला जाता है, स्टेपीज बोला जाता है घास के मैदान को। पंपास कहाँ बोला जाता है, साउथ अमेरिका में पंपास बोला जाता है। वेल्ट कहाँ बोला जाता है, तो साउथ अफ्रीका में बोला जाता है। डाउन्स कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ये पता होने चाहिए आपको, ये बार बार पूछे जाते हैं। स्टेपीज कहाँ पाया जाता है, यूरोप और एशिया में, याद रखना है, इसको रट लेना है कैसे भी। पंपास कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका में। वेल्ट्स कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में। और डाउन्स कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, याद रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं रेगिस्तानी या मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट कैन बी बोथ हॉट एंड कोल्ड, ठंडा भी हो सकता है रेगिस्तान, गर्म भी हो सकता है। डेजर्ट इज वन ऑफ द वर्ल्ड ड्राइएस्ट लैंड, रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन ईच ईयर। बहुत कम यहाँ पे बारिश होती है और सबसे सूखा स्थान भी होता है पूरी दुनिया में रेगिस्तान। द डेजर्ट इकोसिस्टम इज अ वर्ल्ड ड्राइएस्ट इकोसिस्टम। जो रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र होता है वो सबसे ड्राइएस्ट इकोसिस्टम होता है, या भी सबसे शुष्क पारिस्थितिक तंत्र बोल सकते हैं इसको। विच एक्सप्लेन वाई इट हैज लेस वेजिटेशन एंड लेस डाइवर्सिटी। इसी कारण यहाँ पे बहुत कम मात्रा में वनस्पति पाए जाते हैं और बहुत कम मात्रा में जीवन भी पाया जाता है यहाँ पे। ठीक, डेजर्ट इकोसिस्टम। इन दिस इकोसिस्टम प्लांट एंड एनिमल कैन बी सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। जीव जंतु और प्लांट हो गए, उन्होंने अपने आप को ऐसे डेवलप कर लिया कि जो हार्श कंडीशन हो गया, हार्श कंडीशन यानी कि ना बारिश हो रही है वहाँ पे, पानी का कुछ अता पता नहीं है, तो उसी प्रकार से वो डेवलप हो गए। जैसे कि पौधे हैं तो वो कटीले हो गए, ठीक, कटीले हो गए, ताकि जो पानी का उत्सर्जन है वो बहुत कम कर पाए। वहाँ के जो जीव है वो ऐसे डेवलप हो गए कि पानी उनको कम चाहिए पीने के लिए और बहुत अधिक टेम्परेचर को भी सहन कर पाए, तो ऐसे उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया। फिर इसमें लास्ट जो टाइप है माउंटेन इकोसिस्टम, पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र। माउंटेन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन माउंटेनियस एरिया। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे जो इकोसिस्टम पाया जाता है उसी को बोलते हैं माउंटेन इकोसिस्टम। माउंटेन लैंड्स support a diverse range of habitats for a wide variety of plants and animals. Higher altitude has harsher environment condition and the present account is supported by the treeless alpine vegetation. माउंटेन इकोसिस्टम होता है तो पहली बात कहाँ पे होता है, माउंटेन वाले लैंड पे होता है, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जितने ऊंचाई के साथ, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती रहती है तो जो इन्वायरमेंट की कंडीशन है वो भी हार्श होती रहेगी, है ना, बेकार होती रहेगी। तो जो वहां पे जो वेजिटेशन पाया जाता है तो वो भी अपने आप को वैसे बदल लेते हैं, जैसे कि ऊपर ऊंचाई पे पहुंचते पहुंचते जो वेजिटेशन है वो कैसे होता है, अल्पाइन हो जाते हैं। फिर उससे और ऊपर चले जाएंगे तो टैगा हो जाएगा, फिर टुंड्रा पाया जाएगा,
जिसमें प्लांट क्या होते हैं, झाड़ी के रूप में होते हैं, और उससे और ऊपर चले जाएंगे तो क्या पाया जाएगा, फंगस पाया जाएगा सिर्फ, क्योंकि वहां पे सिर्फ बर्फ पाई जाती है। तो ये हो गया आपका माउंटेन इकोसिस्टम। द हिमालय तिब्बत रीजन, जो हिमालयन तिब्बत रीजन है, हैज द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट एरिया ऑफ माउंटेन लैंड। ठीक है, ध्यान देना है, जो हिमालयन और तिब्बत का जो रीजन है, ठीक है, जो चाइना से टच होता है और जो भारत का अपना हिमालयन का रेंज है, ये सबसे लार्जेस्ट और हाईएस्ट एरिया ऑफ माउंटेन लैंड है, या फिर बोल सकते हैं जो माउंटेन इकोसिस्टम है, सबसे बड़ा माउंटेन इकोसिस्टम कहाँ पाया जाएगा, तो हिमालयन तिब्बत रीजन में पाया जाएगा, और सबसे ऊंचा भी। द लॉन्गेस्ट, अब ये तो हमने क्या देखा, लार्जेस्ट और हाईएस्ट यानी बड़ा और ऊंचा। अब जो लॉन्गेस्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन इकोसिस्टम कहाँ पाया जाता है, तो अमेरिका में शुरू होता है ये, कहाँ से, अलास्का से, और खत्म कहाँ होता है, चिली के साउथ में। ठीक है, जो चिली देश है वहां पे जाके खत्म होता है। तो ये हो गया सबसे लंबा। अदर माउंटेन रेंज की बात करें तो जैसे कि यूरोप में आल्प्स पर्वत हो गया, एशिया में यूराल हो गया, ठीक है, इसी प्रकार न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, ईस्ट अफ्रीका, इन सब देशों में भी माउंटेन इकोसिस्टम पाया जाता है। ठीक है, हो गया। तो ये हो गया आपका माउंटेन इकोसिस्टम। ठीक, तो इसी के साथ ये टॉपिक आपका खत्म होता है। ठीक, तो आज हमने क्या देखा, इकोसिस्टम को देखा, इकोलॉजी को सबसे पहले देखा, फिर हमने इकोसिस्टम को देखा, इकोसिस्टम के टाइप्स को देखा। ठीक है, अब एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो हमने अभी बस इतना देखा है, इकोसिस्टम इंपॉर्टेंस, इकोसिस्टम टाइप विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी मैंने आपको दिखा दिया इसमें, और ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया था फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इसलिए इसमें आपको ज़्यादा नहीं बताया। अगर आपको पढ़ना है तो आप रोक के पढ़ सकते हैं। फिर हमने एबायोटिक और बायोटिक कंपाउंड देखे हमने इसके। ठीक, तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है सिलेबस का। अब इसके आगे हम देखेंगे न्यूट्रिशन साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ट्रॉपिकल, ये सब हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।